नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आर जंक्शन पर दिनांक 20 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के साथ। और दोस्तों, कोशिश आज से ये रहेगी कि हम रिकॉर्डेड सेशन ये डालें, क्योंकि क्या होता है कि मैं हर बार कोशिश करता हूं और बीच में जो डेटा का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो एक सर्वर से आगे से प्रॉब्लम है और जब तक वो सही नहीं हो जाती है तब तक मैं आपको प्रीमियर्ड क्लास डालूंगा रिकॉर्डेड, तो आपको जो है एक साथ आपको टाइमली मिल जाएगी और आप उसको जो है देख सकेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की, जैसा कि हम हमेशा करते हैं हमारा जो गीता का ज्ञान है उसके साथ। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम प्यस्थितः संयुग भयोर विंदते फलम। भगवान कहते हैं कि सांख्य योगौ, योगौ मतलब दो के लिए बात की गई है। पहला तो सांख्य योग और दूसरा कर्म योग, दोनों को जो पृथक बताने वाले हैं। पृथक बाला मतलब पृथक धन बाला, अर्थात ऐसे लोग जो इसको अलग अलग बताते हैं वो दरअसल बाल बुद्धि वाले हैं। उन लोगों में समझ नहीं है, उनका शरीर बड़ा हो गया है लेकिन बुद्धि जो है उनके भी तक छोटी ही है। न पंडिता, पंडित कभी भी ऐसा नहीं करते। इस तरह की बात जो करते हैं वो कौन है? मूर्ख लोग हैं, वो बेसमझ लोग हैं। पंडित व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति जो है कभी भी कर्म योग को और सांख्य योग को अलग नहीं बताएगा। सांख्य योग में आप अपने गुरु के समीप रह करके और भगवत प्राप्ति के लिए दिन रात भजन के माध्यम से और बाकी चीजों से प्रयास करते हैं। कर्म योग जो है वो आपको अपने कर्मों में रत रहते हुए निष्काम भाव से कर्मों में समर्पित होकर के ईश्वर को प्राप्ति का प्रयास करना, वो जो है आपका कर्म योग है। आगे कहते हैं कि एकम अपि उपस्थित है, ये इसका संधि विच्छेद है, यहां से देख लो आप। एकम अपि उपस्थित है, ठीक है। एक तो यहां पर आपके व्यंजन संधि हो गई, दूसरे में संधि नहीं है, खैर एकम और अपि मिलने से सीधा सीधा मैं यहां जुड़ जाएगा। यहां पर जो है आपकी यण संधि हो रही है, तो एकम अपि उपस्थित है सम्यक, सम्यक उभय, उभयो, सम्यक उभयो विंदते, सम्यक उभयो विंदते फलम। अर्थात अगर इन दोनों में से कोई एक भी उपस्थित हो, अपी का मतलब भी होता है, कोई एक भी यदि इनमें से उपस्थित हो तो क्या होगा? उस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो आपके दोनों होना जरूरी नहीं है जीवन में। आप किसी भी कर्म योग पर चले, चाहे सांख्य योग पर चले, कोई एक रास्ता आपको अपनाना है। आइदर आप सीधे भक्ति करें भगवान की, या फिर आप जो है अपने कर्म योग में लगे रहें। दोनों में से कोई भी एक रास्ता आप अपनाते हैं तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ईश्वर मतलब परम तत्व जो हमारे भीतर स्थित है, उसी को जानना। उसका रूप भी हो सकता है, आप साकार भी हो सकते हैं, निराकार भी हो सकते हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। टोटल 5 खिलाड़ी जो हैं उनको इसके अंतर्गत अब की बार चुना गया है, जो अंतिम होंगे, नॉमिनेट हुए हैं ये, इनका नॉमिनेशन हुआ है। इनमें से क्या होगा, 2 या 3 खिलाड़ी जो है, सॉरी 1 या 2 खिलाड़ी जो है उनको फाइनली चुना जाएगा। तो पहले क्या होता था दोस्तों, केवल एक खिलाड़ी को खेल रत्न मिलता था हर वर्ष। खेल रत्न कब से शुरू हुआ? याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, राजीव गांधी जी के नाम पर है, और राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ उसके बाद 1992 में जो है खेल रत्न शुरू हुआ। मैं अपने बर्थ ईयर के हिसाब से इसको याद रखता हूं कि मेरा बर्थ ईयर 1992 है, तो 1992 से राजीव गांधी खेल रत्नों की शुरुआत की गई थी। ठीक है। T20 टीम के कप्तान रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस स्टार मणिका बत्रा, रानी रामपाल और रियो के स्वर्ण पदक विजेता एथलीट मरियप्पन थंगवेलु, इनका सिफारिश किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। 12 सदस्यीय एक अवार्ड समिति होती है। आपके खेल, स्पोर्ट्स और योगा वाले पोर्शन में पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 12 सदस्यीय अवार्ड समिति है, उसने इन 5 नामों की सिफारिश की है। इनमें से किसी 1 या 2 को पुरस्कार दिया जाएगा। जनरली सामान्य वर्ष में केवल 1 खिलाड़ी को मिलता है और ओलंपिक वर्ष में 1 से ज्यादा खिलाड़ी को दिया जा सकता है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से ये हर साल जो है 2 खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। अमूमन अगर हम देखें तो 1 या 2 खिलाड़ियों को मिल रहा है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए घोषणा की गई है जसपाल राणा सहित कुल 13 खिलाड़ियों की, और मेजर ध्यानचंद आजीवन पुरस्कार जो है उसके लिए 15 को जो है नॉमिनेट किया गया है। अब इनमें से कितनों को मिलता है ये फाइनली हमको लास्ट में पता चलेगा। चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं और उस पर बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक पर बटन दबाने में कोताही मत बरतिए, क्योंकि जितना आप इसे पसंद करेंगे उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और उतना बेहतर भी ये बनेगा। तो आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है, और ड्रीम 11 को जो है स्पॉन्सर चुना गया। पहले नंबर पे ये रही, दूसरे पर बाइजूस और तीसरे पर अनअकैडमी। वीवो हट गया था क्योंकि चीन की कंपनी है और उस चीज को देखते हुए उसने जो है इसमें भाग नहीं लिया। तो ड्रीम 11 को इस बार की स्पॉन्सरशिप मिली है। कितने रुपए इसने खर्च किए वो भी हम देख लेते हैं।
तो ड्रीम 11 जो है उसने 222 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इसके माध्यम से 4.5 माह तक जब ये टूर्नामेंट चलेगा तब ये स्पॉन्सर के रूप में रहेगा 31 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, बाइजूस और अनअकैडमी जैसी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से इसके लिए बोली लगाई थी, लेकिन उनका पैसा कम पड़ गया तो ज्यादा पैसे वाला इसको लेकर चला गया। ठीक है, ये तो स्वयंवर की तरह है। स्वयंवर सुना होगा ना आपने, स्वयंवर में जो ज्यादा बोलेगा उतना ही ज्यादा उसको जो है प्रमोट किया जाता है। IAS, RS और बाकी कितने भी PCS एग्जाम है उनके लिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आप अगर पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ तो अर्लीस्ट टाइम से लेकर के 8th सेंचुरी तक का कंप्लीट कोर्स हमारा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। 500 रुपए का ये कोर्स है। 500 इसलिए है क्योंकि सुलभ हो शिक्षा सब तक, प्लेटफॉर्म के खर्चे को साथ में चलाना भी पड़ता है, तो वो चीजें दोनों को लेकर के कोर्स बनाया गया है। आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, उसके साथ आपको PDF फाइल्स मिलेगी जिसको आप चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको बहुत से प्रश्नों पर आंसर राइटिंग और MCQ बेस्ड प्रश्न, ये सारा एक फुल पैकेज जो है, धमाकेदार पैकेज आपके लिए है। दोस्तों मेरा पूरा उद्देश्य है कि उत्कृष्ट मैटर आप पढ़ें। हिंदी माध्यम में मैटर की बहुत कमी है, मैटर मिलेगा लेकिन राजस्थान जीके पर इन पे मिल जाएगा, लेकिन अलग अलग विषयों पर मैटर की जब बात आती है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, मैं खुद लगातार जो है इस सब्जेक्ट से पिछले 5 सालों से 6 सालों से जुड़ा हुआ हूं, तो आपकी जो भी मदद मैं कर पाऊंगा वो जरूर करूंगा। डेमो वीडियोस आपकी अपने यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्रीव्यू में आप एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एप्लीकेशन और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा ACF एग्जाम की डेट आ गई है आपकी दोस्तों, डेट्स कंफर्म हो गई है, तो आज ही आप अपनी तैयारी को, अभी भी मौका है, आप आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं जिनके साथ में, तो आप बिना समय व्यतीत किए अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम में भी की हुई पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं काम आ जाती है। NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने बारिश के मौसम में एक अभियान चलाया जिसका नाम था हरित क्रांति संकल्प अभियान, और इसमें आपको बताना है कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो NHAI के अंतर्गत जो सड़कें जो है उनके दोनों ओर वृक्ष लगाने में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। तो इस पर हम जानकारी ले लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से हरित क्रांति संकल्प अभियान चलाया गया और राजस्थान इसमें अव्वल आया है। 2,79,000 पौधे हमने लगाए, टोटल 25 लाख, ठीक है, पौधे लगाने का लक्ष्य पूरे देश में था। तो इनका लगभग 10% पौधे जो है केवल अकेले राजस्थान में लगाए गए हैं। इस पौधारोपण की निगरानी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लगाया गया है जहां से इन पौधों की वृद्धि को देखा जाएगा। तो अब जैसे पहले क्या होता था, पेड़ लगा करके आप भूल गए, वो नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इन पर लगातार नजर रखी जाएगी और पेड़ों को जो जरूरतें हैं इनकी, उनकी भी पूर्ति समय पर होती रहेगी, ताकि ये पेड़ पौधे बड़े होकर के राजमार्गों पर प्रदूषण की मात्रा को भी कम करें और वहां के आसपास के लोगों के जीवन को भी खुशहाल करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। रिपोर्ट है फोर्ब्स की टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर्स की 2020 लिस्ट आ गई है और भारत के अक्षय कुमार जो है टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने तीनों खान बंधुओं को पीछे छोड़ा और अक्षय कुमार 6ठे स्थान पर इसके अंतर्गत रहे। पहले नंबर की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन जो है वो आए हैं, जिनकी कुल संपत्ति है आपकी 87.5 मिलियन डॉलर। अगर हमारे इसके अक्षय कुमार की बात करें तो 48.5 मिलियन डॉलर, मतलब 362 करोड़। इतना दान देते हैं उसके बावजूद बहुत कमाते हैं। ठीक है, हॉलीवुड एक्टर रेयान रेनॉल्ड्स जो है वो 2nd नंबर पे रहा, मार्क वालबर्ग 3rd नंबर पे, डायरेक्टर बेन एफ्लेक, एक्टर डायरेक्टर दोनों है, तो 4थे नंबर पे, और 5वें नंबर पे विन डीजल। ठीक है, 6ठे नंबर पर अक्षय कुमार इसमें रहे। बाकी और भी सारे लोग हैं जिनके नाम मैंने दिए हैं, तो सारा याद नहीं करना है आपको। पहले नंबर पे और अपना 6ठे नंबर पे जो है इन दोनों को आप याद कर लेना। तो आपसे यही पूछा जाएगा कौन सा एक हमारा जो है एक्टर पहले नंबर पे रहा है। इस तरह के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, वैसे मैं नहीं कराता हूँ ऐसे, फिर भी एक रैंकिंग है तो कुछ विशेष होता है ना, तो पूछ लेते हैं। चलिए दोस्तों, पूरे देश भर में 20 से भी ज्यादा ऐसी भर्ती एजेंसियां हैं जो आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाती है, आपके रिक्रूटमेंट्स करवाती है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप D, C और B के जितनी भी जॉब है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। ग्रुप A के लिए आपकी UPSC है और UPSC ही वो भर्तियां करवाता है, लेकिन B, C और D के लिए जैसे कि आपके पास में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ठीक है, SSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, IBPS है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारी एजेंसियां हैं, वो अलग अलग भर्तियां करवाती है। ज्यादातर में जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10th लेवल पर, 12th लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल की होती है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, छात्रों को ये अलग अलग एग्जाम देने पड़ते हैं।
लेकिन अब सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है कि एक साझा पात्रता परीक्षा हो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आयोजित किया जाए, और इसके लिए एक एजेंसी गठित की गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो अब स्थापित की जाएगी, और ये जो एजेंसी है इसका काम होगा एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करना। 10वीं कक्षा के लिए अलग होगा, 12वीं कक्षा तक की पात्रता वालों के लिए अलग, और जो आपकी ग्रेजुएट है उनकी पात्रता अलग। ये तीनों स्ट्रीम में अलग अलग वो एग्जाम लेगा। 3 साल तक आपका ये एग्जाम जो है मान्य रहेगा। इसके बाद में इन बच्चों में से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो आपके एसएससी में हो, या फिर वो आईबीपीएस बैंकिंग सेक्टर में हो, उसमें बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उनके लिए एडवांस लेवल के एग्जाम फिर वो इनकी जो इंस्टीट्यूट है आरआरबी और ये वो लेंगे। तो वो इंस्टीट्यूट बने रहेंगे, लेकिन अब क्या होगा, अब क्या जो भी बच्चा होगा वो तीनों एग्जाम में नहीं भागेगा, वो एक एक एग्जाम के अंदर जा पाएगा। ठीक है, जो भी प्रेफरेंस के हिसाब से उसको मिलेगा उसमें वो चला जाएगा। तो इससे उसको 3 एग्जामों में नहीं आना पड़ेगा, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से उसकी बेसिक परीक्षा ली जाएगी और उसके बाद में उसको अलग अलग विभागों में जाने का मौका मिलेगा। वहां पर फिर वो एडवांस लेवल का एग्जाम अगर क्लियर करता है तो उसको आगे बढ़ जाएगा। 2 चांसेस उसको मिलेंगे अपना स्कोर सुधारने के लिए। एक बार अगर आप सीईटी दोगे तो वो 3 साल तक लागू रहेगा। ठीक है, तो हर एक जो है जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित होगा और उसके माध्यम से एक बदलाव हमको देखने को मिलेगा कि 20 तरह के अलग अलग बोर्ड्स में फॉर्म भरना, क्योंकि बहुत सारा पैसा बच्चों का बेवजह जाता है। यहाँ पर क्या होगा, एक ही फॉर्म भरोगे तो आपका पैसा भी बचेगा। तो ये है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने चर्चा की। तो आपने देखा जब मैं ऑफलाइन रिकॉर्ड करता हूँ तो टाइम भी कम लगता है, ठीक है, मेरा भी समय बचता है, और लाइव क्लास में कई बार जब नेटवर्क नहीं आता है तो बड़ा हेजिटेशन, ऐसा अजीब सा लगता है। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैटर को हम कवर कर लें। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए सभी वीडियोस और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।